बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आज के डिस्कशन का आगाज करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर अनदर सेशन ऑफ फिजिक्स क्लिनिक, जिसमें हम यहाँ बैठते हैं और आपके मसाइल को हल करते हैं। These are the questions that you have shared with me since you have questions here today for you. We'll try and solve as many questions as send me a message. So questions, let's try. जो भी यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। Question says fly is connected component by wires of distance 4.9. Wires की 6, that's the output power. आउटपुट पावर का मतलब होता है पावर सप्लाई इतनी, दैट मींस बैटरी के बाहर जो भी एक्सटर्नल सर्किट लगा है एंड टर्मिनल बाहर अवेलेबल है। हाउ मच थर्मल एनर्जी क्यू इन आवर। अच्छा, काफी सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। जो थर्मल एनर्जी हमें चाहिए, जिस चीज, अब ये जो पावर है ना, ये पावर होनी चाहिए द रेजिस्टेंस वायर्स, क्योंकि उसने कनेक्शन का रेट है यानी पावर है वो फाइंड करना है। कंपोनेंट ये पावर सप्लाई बना के देखते हैं। दिस इज व्हाट पावर, और इसको हमने एक कंपोनेंट के साथ कनेक्ट किया। लेट्स अज्यूम ये जा रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल यानी बाहर जो वोल्टेज वायर्स की अपनी रेजिस्टेंस है 4.9 dissipated in the connecting wires. Okay, तो मैं जरा फॉर्म करंट इनटू वोल्टेज आई स्क्वायर आर। अब मुझे इससे ये पता चला कि मेरे पास वायर्स की रेजिस्टेंस, करंट बाहर फ्लो हो रहा है, तो बड़ी आसानी से पावर निकाली जा सकती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमें ये बताया जा रहा है जी आउटपुट पावर है 3.6। बैटरी के बाहर जितनी भी चीजें हैं उन सब की पावर 3 इंटू वी। तो पावर है 3 है कि बैटरी के बाहर जो वोल्टेज अवेलेबल है वो है 12। करंट की वैल्यू को फिर मैं पीछे रिसब्स्टिट्यूट करूंगा, इक्वेशन जो पीछे बनाई थी इक्वेशन में सब, यानी पता ही चल रहा है कि बैटरी के बाहर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.3 एम्पेयर है। और अब मुझे सिर्फ वो वाली हीट एनर्जी चाहिए जो वायर्स में डिसिपेट हो रही है। इसीलिए पावर की जगह पर फिर मैं लगाता हूँ आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट तो सेम रहेगा। इसलिए करंट की वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर, और वायर्स की रेजिस्टेंस है 4.9, और टाइम कितना गिवन है वो है 1 आवर। 1 आवर मेक्स इट 3600 seconds. Now I will just solve that and that should give me the answer. 1587.6. So by that, the correct answer is going to be C, which is
1.6 kilojoules. That was a little tricky. Nevertheless, I'm going to identify all the important things behind this answer. मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे जो हीट एनर्जी निकालनी थी वो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम करके निकलेगी, और हीट एनर्जी चूंकि वायर्स की चाहिए थी तो पावर भी वायर्स की होनी चाहिए। वायर की पावर्स निकालने के लिए मुझे याद करना था कि अगर मुझे वायर्स का करंट मिल जाए तो मुझे वायर्स की वोल्टेज से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, लेकिन वायर का वोल्टेज तो हमारे पास था नहीं। लेकिन ये पता था कि इस बैटरी का आउटपुट पावर 3.6 है और आउटपुट वोल्टेज 12 है। तो मैंने यहां से वो करंट निकाल लिया जो मेरी वायर्स में फ्लो करेगा। नाउ आई एम गोइंग टू री सब्स्टिट्यूट दैट बैक इन आई स्क्वायर आर, क्योंकि करंट ऑफ द वायर्स तो सेम है। रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस से मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास थर्मल एनर्जी आ गई। That was kind of tricky. It had a lot of things going on in the question. Take a little break and see if you are with me so far. All right, the next question here. This is from Ilma. Ilma sent me all these questions. She's from City School, Ravi campus. Sure, let's move on. Two trolleys are held together on a horizontal surface with a compressed spring between them. Acha. When they are released, the trolleys lose contact with the spring. The trolley of mass 2 kg moves to the left at a final speed of 12. ये इधर जाता है with a final speed of 2 meters per second. Okay. How much elastic potential energy was stored in the spring? अच्छा, हमें ये तो पता ही नहीं है कि 1 किलोग्राम कितनी स्पीड से मूव करेगा। ऑफ कोर्स ये तो पता है कि ये राइट की तरफ जाएगा। ओके। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी नहीं गिवन, कोई कंप्रेशन भी नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला तो नहीं लग सकता। दिस मेक्स मी थिंक अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी मुझे अगर ये पता चल जाए कि ये वाला पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, ये वाला पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव करता है, इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिली कहाँ से है? वो इलास्टिक पोटेंशियल जो स्प्रिंग में स्टोर हुई थी वो इनकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नाउ इसकी तो काइनेटिक आसानी से हम निकाल सकते हैं। 1/2, इसका मास है 2, इसकी वेलोसिटी है 2 का स्क्वायर, सो दैट गिव्स मी 4 जूल्स। तो पता ये चला कि ये 2 किलोग्राम के अंदर जो एनर्जी आ गई थी वो है 4 जूल्स। अब अगर किसी तरह मुझे ये पता चल जाए कि ये दूसरे मास की कितनी स्पीड है, तो मैं इसकी काइनेटिक निकाल के पहले वाले को ऐड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ना टू बॉडी सिस्टम है, टू बॉडी सिस्टम। दिस मेक्स मी रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिग्मा पी आई इक्वल्स टू सिग्मा पी आई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब क्योंकि इसको रेस्ट से छोड़ा है ना, आर हेल्ड टुगेदर मतलब पकड़ा हुआ था पहले, तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। फाइनल मोमेंटम में ये 1 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट विद द वेलोसिटी ऑफ v2, and this 2 kg object moves to the left with a velocity of 2. So v2 minus 4, v2 comes out to be positive 4 meters per second. तो ये छोटी सी कैलकुलेशन से पता चला कि ये 4 meters पर सेकंड से राइटवर्ड्स जाता है। अब मैं इसकी किनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ। हाफ, मास है 1, वेलोसिटी है 4 और इसका स्क्वायर कर लें। 4 का स्क्वायर इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज 8 जूल्स। तो पता चला 2 kg mass had 4 joules energy and the 1 kg mass had 8 joules of energy. Now I will just add them up. तो इनकी total kinetic आ जाती है 12 joules. This tells me spring के अंदर 12 joules energy होनी चाहिए थी, जो spring ने इन दोनों को दी, तो eventually total energy 12 joules बन जाती है। Take a little break and see if everything's okay so far.
Okay, the next question. This is from Ilma as well. She's from City School. Let's see. It says a square board of side length X hangs freely from a nail P as shown. The board has uniform thickness and is made of the material of uniform density. Uniform material, uniform density का मतलब है कि center of mass will be exactly where the two diagonals will intersect. Okay. A second square board, सारी कहानी वही लिखी हुई है दोबारा. अच्छा. What is the vertical distance between the positions of the center of gravity of the two boards? हैं? What is the vertical distance? अच्छा. देखते हैं जी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये यहाँ पर, और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कुछ यहाँ पर. आपसे कह रहे हैं इनके दरमियान का जो गैप है ना, लेट्स कॉल दैट डेल्टा एक्स, ये फाइंड करना है कितना है. ओके. ये पी एंड क्यू ये दोनों एक ही लाइन में अलाइंड हैं. ओके. नाउ हमें ये वाला डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना. ठीक है. लेट्स सी. दिस लेंथ, हाउ मच इज दैट गोइंग टू बी? x square plus x square whole square root. That makes it 2x square का square root. So the square root of 2 into x. ये total length इतनी है. Okay. All right. इसी तरह ये फाइंड करके देखते हैं टोटल लेंथ ये कितनी आ जाएगी. 2x square plus 2x square whole square root. That makes it 4x square plus 4x square. That is 8x square square root, and that gives me square root of 8 into x. अच्छा. अब हमें इन दोनों के सेंटर ऑफ ग्रेविटीज के दरमियान जो गैप है वो फाइंड करना है. ओके. लेट्स सी. अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं, दैट गिव्स मी x divided by the square root of 2. Okay. So this distance is x by the square root of 2. This distance is going to be the x divided by the square root of 2. Okay. नाउ अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली बात है ना, जरा इससे जान छुड़ा लेते हैं. 1 divided by the square root of 2. अच्छा, वैसे सारी ऑप्शन हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 की टर्म्स में ही गिवन है. ओके. तो फिर नहीं करते. ऑलराइट. यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2. और अब अगर मैं इसका हाफ कर लेता हूँ तो दैट शुड गिव मी, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 into 2 into x डिवाइडेड बाय 2. अब ये 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा. 2 square root of 2 into x डिवाइडेड बाय 2. 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है. स्क्वायर रूट ऑफ 2 into x. तो मुझे ये पता चला कि ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट्स गोइंग टू बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 into x. अब मुझे ये करना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो मुझे पता है वो पूरी लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 into x थी. उसमें से माइनस करेंगे x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब तो सिर्फ मैथमेटिक्स है. लेट्स सी. इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कर लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 2. स्क्वायर रूट ऑफ 2 into the square root of 2 into x minus x. That should give me 2x minus x divided by the square root of 2. So x divided by the square root of 2, that would be my answer. Correct answer should be B. That's more like mensuration from O level. बाकी तो इसमें को फिजिक्स का कोई लेना देना है नहीं ज्यादा. मैं एक दफा आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. मैंने ये x और x यूज करते हुए पहले ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिया, और फिर उसको हाफ किया तो पता चला कि p से लेके
सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस बनता है x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह मैंने पाइथागोरस थ्योरम से 2x और 2x यूज करके पूरी लेंथ निकाल ली, जो पहले ब्लू थी अब येलो कर दिया। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए जो आंसर आया था उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया था। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे उनके दरमियान का गैप पता चल गया। टेक अ लिटिल ब्रेक एंड सी इफ यू आर विद मी सो फार। देखेंगे। आई होप यहाँ तक तो समझ आया था सबको। मैंने जो आई बी यूजिंग रेड नाउ। मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट किया। मुझे पता चल गया कि ये पूरी लेंथ जो रेड से है दैट केम आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 into x। और मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ तक। प्लीज कीप योर माइक्रोफोन्स म्यूटेड। इसको मेरा मैं भी जब ले रहा था। टू, टू से डिवाइड करूंगा। वो पता नहीं। जी, नो आइडिया। शाहरेज, शाहरेज अहमद। डोंट। राइट। जब मुझे हाफ चाहिए इसका तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। ये जो 2 होता है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 into the square root of 2। क्यों है? एक नंबर जब अपने स्क्वायर रूट के साथ लेने के बाद उसी चीज से दोबारा मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वही आ जाता है। दैट मीन्स अगर x लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें दोबारा x आता है। कैलकुलेटर से करके देख लें बेशक। अच्छा, ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 into x है, ये और ये कट जाता है, तो पीछे x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचता है। यानी कि अब जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ ये वाली लेंथ है x डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2। जी इल्मा, मैथमेटिक्स था बेटे, समझ आया आपको या नहीं? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना बोरिंग सवाल था यार। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। A mass of 0.2 kg is suspended from the lower end of a light spring. A second mass of 0.1 kilograms, acha, is suspended from the first mass by a thread. The arrangement is allowed to come into static equilibrium and then the thread is cut. Static मतलब रुक जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स, एक को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम और दूसरे को कहते हैं स्टैटिक। डायनामिक में चीजें मूव कर रही होती हैं, स्टैटिक में चीजें रुकी होती हैं। Immediately after the thread is cut, what is the upwards acceleration of 0.2 kg mass? चलो भाई गौर से देखना। This 1 kg mass, 0.1 kg mass, has a weight acting downwards. Okay. And this 0.2 kg mass has a weight acting downwards. When everything is in equilibrium, इसका weight कितना है? 0.1 multiplied by 9.8, that makes it 0.98। तो इस रस्सी में जो टेंशनल फोर्स है इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्ट, दैट्स गोइंग टू बी 0.98 न्यूटन्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो रस्सी की टेंशन विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न। So there must be a tensional force 0.98 acting downwards from the perspective of this green mass, and there must be a weight acting downwards that is 1.962 newtons. So 1.962 newtons. So overall, this force 1.962 newtons and 0.98 newtons, they are pulling this spring in the downwards direction. मैं इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेता हूँ। 1.962 plus 0.98, that gives me a total downward force of 2.912 Newton acting on the spring.
अब स्प्रिंग इतनी फोर्स की वजह से स्ट्रेच हुआ है, तो स्प्रिंग में भी इतनी ही टेंशनल फोर्स होगी, 2.912, बिकॉज एवरीथिंग वाज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ था। जब हम इस रस्सी को यहां से काट देंगे, तो फिर there will only be this mass, the 0.2 kg mass, that will be accelerated upwards because of the force that is present in the spring. And how much is that? 2.912. That's it. F equals to mass into acceleration. Force कितनी है? 2.912. Mass कितना है? 0.20. Acceleration निकालनी है, इसी mass की acceleration निकालनी है। The acceleration will come out to be 2.912 divided by 0.2. The acceleration comes out to be 14.56. So you round it off to 15 meters per second square. So that's how much acceleration this object will experience in the upwards direction. एक दफा फिर से जो सारी कहानी मैंने यहाँ पे सुनाई, मैं आपके लिए एक दफा स्टेट कर देता हूँ। That's the object that has a weight acting downward which is 0.98. तो इसका मतलब है जब मैं इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, तो रस्सी में देयर विल बी द सेम अमाउंट ऑफ टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स, एंड व्हेन आई लुक एट द सेकंड ऑब्जेक्ट, रस्सी वाली टेंशन विल बी पॉइंटिंग अवे, बिकॉज टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सो जो 0.98 न्यूटन थी नीचे वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ही टेंशन नीचे की तरफ है। Now this object has two forces. एक इसका weight acting downwards which is 1.962, and the tensional force 0.98. So these two forces are pulling the spring downwards with the sum of their forces 2.912. That means there must be a tension equal to their sum in the spring. So ये spring 2.912 Newton force इस mass पे लगा रहा है in the upwards direction. तो अब अगर इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो नेट फोर्स को हमें मास से डिवाइड कर देना है, तो एक्सेलरेशन आ जाती है विच इज 14.56। दैट वाज हेक्टिक। ओके, द क्वेश्चन सेज immediately after the thread is cut, what is the upwards acceleration of the 0.2 kg mass? 0.2 kg mass। जब रस्सी को काटा है हमने, तो हाउ मच टेंशन इज देयर इन द स्प्रिंग, वो नेट फोर्स हमें निकालनी थी। वो एक तो उसका वेट है, और एक उसका अच्छा 2.912, राइट। लेट मी जस्ट मेक अ लिटिल करेक्शन ओवर हियर, बिकॉज आई अज्यूम्ड 2.912 इज द नेट फोर्स। हालांकि जब मैंने इस रस्सी को यहाँ से काट दिया है ना, देयर इज अनदर फोर्स दैट इज 1.962 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड्स हियर ऑन दिस ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमें एक्सेलरेशन किसकी निकालनी है? हमें वो जो 0.2 kg वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक अपवर्ड फोर्स तो है ना 2.912 न्यूटन, लेकिन इसकी एक डाउनवर्ड फोर्स भी तो है विच इज 1.962 न्यूटन। तो इसकी एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसकी नेट फोर्स चाहिए ना, हमें स्प्रिंग की तो नेट फोर्स नहीं चाहिए। ले जी, अब करेक्ट आंसर आएगा होपफुली। 2.912 minus 1.962 equals to mass है 0.2 into A. So the A is going to be 2.912 minus 1.962. That's going to be 0.95 divided by zero point 0.2. So 0.95 divided by zero point 0.2. The answer is 4.75. Yes. ये 15 तब होती जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना वेट ना एक्ट कर रहा होता। दैट्स माय मिस्टेक ओवर हियर, आई मेड दिस लिटिल करेक्शन ऑन द साइड। So the acceleration is going to be 4.9. Correct answer should be A. मैं एक दफा फिर से बता देता हूँ जो गलती मैंने की थी वो क्या थी। आई यूज्ड द टेंशनल फोर्स इन द स्प्रिंग दैट वाज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, बट दैट्स नॉट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास। 2.912 न्यूटन के अलावा देयर इज 1.962 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन।
आपको पता है एक्सेलरेशन तो हमेशा नेट फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो आई हैड टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू। ये मेरी गलती थी जो मैं नहीं जो विच आई वाजंट एबल टू आइडेंटिफाई इनिशियली। तो ये चीज आप देख लीजिएगा प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड। द एक्सेलरेशन इज फाउंड बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। इज दैट ओके, Elma? Thank you for the correction. Moving on to the next question. You can find the solution for this question in one of the videos जो मैंने अपलोड किए हैं, उसको जरूर देखिएगा। पहले डिस्कस हो चुका है इसलिए आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन हियर। ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। It says a transverse water wave is moving along the surface of some water. This causes a ball to move vertically without moving horizontally as it floats upon the surface. At one instant, the ball is at the position shown. अच्छा। The wave has a frequency and an amplitude of this much. Distance between the trough and an adjacent peak is 2.4। ये trough है और ये peak है। तो इसका मतलब ये 2.4 तो हाफ अ वेवलेंथ हुआ ना। तो एक वेवलेंथ तो आ गई फिर 4.8 मीटर्स। मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कैसे यूजफुल होगी, लेकिन मैंने सोच के ना साइड पे लिख लिया है। ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन अ टाइम ऑफ 20 सेकेंड्स। अच्छा, ये जो बॉल है ना, इसने मैक्सिमम इधर आना है, फिर इधर जाना है, फिर वापस इधर आना है, फिर वापस इधर जाना है। क्योंकि आपको पता है एक ट्रांसवर्स वेव में ना पार्टिकल सिर्फ ऊपर और नीचे ही वाइब्रेट करते हैं, आगे पीछे नहीं जाते। हमें ये देखना पड़ेगा कि 20 सेकंड्स में इसने कितनी दफा ऐसा मोशन किया है। यानी मैं किसी तरीके से अगर टाइम पीरियड निकाल लूं, टाइम पीरियड होता है 1/द फ्रीक्वेंसी। 1/फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.2। तो पता चल गया 5 सेकेंड्स। एक टाइम पीरियड 5 सेकंड के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि 5 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट एक दफा मीन पोजीशन पे आएगा, मीन से नीचे जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा, फिर वापस मैक्सिमम पे चला जाएगा। दैट मीन्स 5 सेकंड्स के अंदर ये जो 0.7 मीटर डिस्टेंस है, ये इसने 4 दफा ट्रैवल करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 20 सेकंड्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उसको एक्स कह लेते हैं। सो दैट्स गोइंग टू बी 0.7 into 4 multiplied by 20, and then you divide that answer with 5. You end up getting x equals to 11.2 meters. So the correct answer should be C. जी इल्मा, जरा कंफर्म कीजिएगा क्या ये आंसर ठीक है हमारा? Moving on to the next question. Okay, this question here says a diving board of length 5 meters is hinged at one end and supported 2 meters from this end by the spring। अच्छा, ये स्प्रिंग है, ये हिंज है, तो पता चल गया है जी, ये पिवट पॉइंट हो गया हमारा। चाइल्ड मास 40 kg stands at the far end of the board। 40 kg है तो 400 न्यूटन इसका वेट है एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ओके। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 10 किलो न्यूटन्स। व्हाट इज द एक्स्ट्रा कंप्रेशन, एक्स हमें निकालना है। अगर किसी तरह ये पता चल जाए फोर्स कितना है, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट के से डिवाइड कर दूंगा तो एक्स आ जाएगा। हम्म। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। ये स्प्रिंग इस डाइविंग बोर्ड के ऊपर एक फोर्स कुछ ऐसे लगा रहा है इन दी अपवर्ड्स डायरेक्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने पहले काफी दफा किया हुआ है, तो मैं ऐसे ना गेस करता हूँ इसका आंसर क्या है। हो सकता है शायद मेरी मेमोरी ठीक हो, आई थिंक सी है इसका आंसर, लेकिन देखते हैं। लेट्स ट्राई। This boy, the weight of this boy tries to create an anti-clockwise moment because that's the pivot point। और ये इसके weight की वजह से ना ये रॉड ऐसे नीचे की तरफ बेंड होने की कोशिश करता है। So if this was 9, this is 8, this is 7, that means ये anti-clockwise moment create कर रहा है।
and the spring tries to provide an upward force in the upwards direction that tries to create a clockwise moment. अब देखते हैं F1 into D1 equals to F2 into D2. Now the force, एक पहली फोर्स है 400 और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट गिवन है 5। जो दूसरी फोर्स है वो F हमें निकालनी है और उसका डिस्टेंस है 2। लेट्स सी हाउ मच इज दैट फोर्स व्हिच द स्प्रिंग अप्लाइज ऑन द बोर्ड। दैट्स गोइंग टू बी 200 into 5। ये 2 यहाँ आके ना 400 से डिवाइड हो जाता है, तो फोर्स आ गई फिर 1000 न्यूटन। अगर ये स्प्रिंग इतनी फोर्स रॉड पे लगा रहा है, इसका मतलब है कि ये रॉड भी इतनी ही फोर्स स्प्रिंग पे लगा रही होगी। अब ये फोर्स मेरे पास आ गई है, मैं इसको उठा के इधर प्लेस करूंगा। स्प्रिंग कांस्टेंट है 10 किलो न्यूटन। सो 1000 डिवाइडेड बाय 10 किलो, 10,000। 1000 and 1000 cancels out, 1 divided by 10, that means 0.1 meters मेरे पास आंसर आ गया। अभी जो 0.1 मीटर है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू आई हैव टू डू इज आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। That gives me 10 centimeter. So option C is the closest to 10 centimeter. Hence C is the correct answer. जी इल्मा, कैसा रहा? Moving on to the next question that says water surface in a deep well is 78 meters below. अच्छा, आपको शायद याद पड़ता हो, आपकी पहली फर्स्ट एवर ए लेवल फिजिक्स क्लास मैंने आपको बताया था द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू इज दैट इफ इन अ क्वेश्चन देयर इज नो डायग्राम ऑलवेज ड्रॉ वन। सो लें जी, ये एक डीप वेल मैंने बना लिया है एंड दिस डीप वेल इज 78 meters below। द पर्सन एट द टॉप ऑफ द वेल ड्रॉप्स अ हैवी स्टोन डाउन द वॉल वेल। अच्छा, लो भाई, एक पत्थर यहाँ से ऐसे गिरता है, ड्रॉप किया है ना, इसका मतलब है इसकी इनिशियल स्पीड यू तो होगी 0 और एक्सेलरेशन होगी 9.81। द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर। अच्छा, ये साउंड की स्पीड है। होगा क्या, ये पत्थर ऐसे नीचे जाएगा, नीचे जाने में उसको कुछ टाइम लगेगा, और नीचे देर इज पानी मौजूद, देर इज वाटर प्रेजेंट नीचे। अब जब ये पानी से हिट करेगा ना तो साउंड वेव इज गोइंग टू ट्रेवल अपवर्ड्स। The question says, what is the time interval between the person dropping the stone and hearing it hit the water? So इस स्टोन को नीचे जाने में एक टाइम लगेगा और साउंड को ऊपर आने में एक टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टाइम फॉर द स्टोन टू फॉल प्लस टाइम फॉर द साउंड टू रीच अपवर्ड्स। अच्छा, तो अब ये ऑब्जेक्ट चूंकि फॉल कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके इसकी फॉल का टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम ऑफ फॉल, तो टाइम ऑफ स्टोन फॉलिंग एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकल सकता है। कैसे? डिस्टेंस है 78, इनिशियल स्पीड है 0, हाफ एक्सेलरेशन है 9.81 और टाइम है टी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी चाहिए, और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया ना, डिस्प्लेसमेंट, ये भी अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे है, तो ये -78 होना चाहिए। सो -78 इंटू 2 डिवाइडेड बाय -9.81, और फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको टाइम ऑफ फॉल पता चल जाएगा। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाता है, जरा जल्दी से निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 78 इंटू 2 divided by 9.81, 9.81, तो मेरे पास टाइम ऑफ द स्टोन टू फॉल आ गया 3.9877। अब आवाज को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? सो दैट्स गोइंग टू बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, क्योंकि आवाज तो एक्सेलरेट नहीं करती ना, तो उसके लिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम यूज हो सकता है। डिस्टेंस है 78 और उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? स्पीड तो गिवन है क्वेश्चन में 330। अच्छा भाई, ये लो,
तो टाइम फॉर द आवाज टू रीच अपवर्ड्स, reach the top is 78 divided by 330. That's going to be 0.236. अब बस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोन को ड्रॉप कर देने के बाद कितनी देर के बाद इस बंदे को उसकी आवाज सुनाई देती है। सो 3.9877 प्लस 0.236, 4.22 seconds. That should be my answer. Possible. लिखा हुआ है, a wire has a resistance of 30 ohms. A second wire is made from the same material, has the same mass, and is three times as long as the first wire. Wow, weird question. अच्छा, एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है 30 ohms, इसका मास है m, और इसकी लेंथ हम क्या लेते हैं, कैपिटल एल है। फिर एक और वायर है, उसने कहा है मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, यानी इसकी डेंसिटी इसकी रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। उसका मास उतना ही इतना पहले वाले का है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि उसकी लेंथ है 3L। आपसे कहा जा रहा है इसकी रेजिस्टेंस के बारे में कमेंट करो। अच्छा, लेट्स थिंक अबाउट इट। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर द एरिया, लेंथ ओवर द एरिया। अब सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी तो सेम होगी। लेंथ एल है और इसका भी 3L है। अच्छा, तो लेंथ 3 टाइम्स बढ़ गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया का नहीं पता यार। ओके, लेट्स रिकॉल। उसने मास के बारे में कहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि हम फिर डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम यूज कर सकते हैं ना, या हो सकता है यूज करना पड़ जाए। अब ये जो सिंबल मैंने यूज किया था ना, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, मास ओवर द वॉल्यूम। ओके, लेंथ तो 3 टाइम्स बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी सेम है। लेंथ के 3 टाइम्स बढ़ जाने से ना, इसकी रेजिस्टेंस तो 3 टाइम्स बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 30 × 3 होना चाहिए था। लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो डिफरेंट होगा ना, तो A2 के बारे में अभी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स ट्राई एंड थिंक अबाउट दैट नाउ। वॉल्यूम की जगह पर हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। Okay. Cross sectional area will be equal to mass divided by density into length. All right. मास चूंकि दोनों का सेम है, डेंसिटी दोनों की सेम है, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्योंकि मास और डेंसिटी दोनों मटेरियल्स की सेम है ना, उसने कहा सेम मटेरियल है, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मैं इसको कह सकता हूँ A1 × L1 इक्वल्स टू A2 × L2। पहले वाला एरिया था ए, लेंथ थी एल। बाद वाले एरिया A2 के बारे में कुछ पता नहीं है, तो लेंथ है 3L। एल और एल कैंसल आउट हो जाता है, तो पता लगता है कि जो सेकंड एरिया है ना, पहले वाले का 1/3 होना चाहिए। अच्छा भाई, ये थोड़ी सी मैथ मैंने की है, प्रोपोर्शनैलिटीज। O2 में शायद आपने पढ़ा, को D2 D3 में शायद पहले एक दो चैप्टर्स में आता है। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल। एल वहां जाके ए से मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले वाला एरिया पहले वाली लेंथ प्रोडक्ट, बाद वाला एरिया बाद वाली लेंथ का प्रोडक्ट, दोनों बराबर होने चाहिए। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट। resistance was directly proportional to length and resistance was inversely proportional to the area. लेंथ उसकी 3 टाइम्स ज्यादा हुई थी दूसरे वाले की, तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए थी, 30 × 3। लेकिन चूंकि एरिया अब 3 टाइम्स कम हुआ है, एरिया 3 टाइम्स कम हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स और ज्यादा हो जानी चाहिए। सो 30 × 3 × 3
The answer is going to be 90 multiplied by 3. The answer comes out to be 270 ohms. So the correct answer needs to be D. अब देखें मैंने कितनी खूबसूरती से प्रोपोर्शनैलिटीज और थोड़ी सी मेंटल मैथ के जरिए आई वाज एबल टू फाइंड आउट द आंसर. लेट्स होप दैट्स करेक्ट. इल्मा, प्लीज कंफर्म इट फॉर अस. Okay, I want to try a different question for somebody else. There are ओके इसमें से ये क्वेश्चन मैंने काफी दफा आपको रिकॉर्डिंग में भी शायद मिल जाएगा, ये वाला और ये वाला आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं. आई विल ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू. आई डोंट नो व्हाट द क्वेश्चन सेज बट लेट्स सी. Okay, it says the graph shows the variation with distance along the wave of the displacement of water particle at a particular instant in time for the transverse water wave. अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है. आपसे कहते हैं पी क्यू एन आर शो द पोजिशन ऑफ थ्री वाटर पार्टिकल्स इन द वेव. विच पार्टिकल हैज द ग्रेटेस्ट स्पीड एट द इंस्टेंट शोन. अच्छा, विच पार्टिकल हैज द ग्रेटेस्ट स्पीड. ले जी, मैं आपके लिए एक फैक्ट यहां स्टेट कर देता हूं. पार्टिकल्स एट मैक्स पोजिशन, जो पार्टिकल्स मैक्सिमम पोजिशन पे होते हैं जैसे पी है या क्यू आर एस, मैं कहता हूँ पी एंड एस, दे आर एट रेस्ट. ये रेस्ट पे होते हैं मोमेंटरली यानी उस वक्त पे. एंड पार्टिकल्स एट मीन पोजिशन, मीन पोजिशन मतलब जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वहां पर, आर एट मैक्सिमम स्पीड. तो कौन सा पार्टिकल है जो मीन पोजिशन पे है यानी जिसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है. दैट्स ओनली आर. So the particle R has the greatest speed at the instant shown. Is that okay? Do we know these two facts? जी एमसीक्यूज है ना, तो आप चाहे काला जादू करके सही जवाब निकाल लें. आई डोंट केयर, वट एवर, डजेंट मैटर. ये इसका जवाब है, ये गुल ने जो कहा है. इल्मा कह रही है आई स्पैम्ड हिम लाइक 10 सवाल, आई हैव लाइक 15 मोर. इल्मा आपका पेपर मैं दिया हूं जाके. अच्छा, आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी कॉल इट अ डे फॉर टुडे. This question you will find in the earlier recordings. This question you'll also find in the earlier recordings. This question you'll also find in the earlier recordings. So I will try one more. चलो ये कर देते हैं. असल में जिन्होंने ये सवाल भेजा ना वो नखरे बहुत करेंगे बाद में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए. ठीक है, मुश्किल है. दिस क्वेश्चन इज नॉट इजी. अ लॉट ऑफ यू विल गेट दिस रॉन्ग इंशाल्लाह. बट लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस. आई लुक एट this diagram and it makes me reevaluate my life choices, like what have I done. But I bring myself back to the focus, back to focusing on the question, and it tells me that there is a pivot point over here, and there are two couples of forces. Two couples, कौन से? I will highlight them. एक तो ये 6 Newton है और एक ये 6 Newton है. That makes it one couple of forces. और एक ये 5 Newton है और एक ये 5 Newton है. That makes it another couple of forces. Okay, I will see the 6 Newton couple. It causes a clockwise moment, and the 5 Newton couple causes an anti-clockwise moment. उन्होंने हमें बताया है नो रिजल्टेंट मोमेंट, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक हो गया. अब couple of forces का moment कैसे निकलता है? You just take one of the forces and then you multiply it with the perpendicular distance between them. That's 7 plus 3. That makes it 10 meters. और जो दूसरा couple है 5 Newton,
You take the force and then you multiply it with the perpendicular distance. अच्छा, by the way, ये जो 5 न्यूटन फोर्स ये वाली है और ये जो 5 न्यूटन फोर्स ये वाली है, इनके दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है जो मैंने आपको ग्रीन से दिखाया है। दैट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इसको d से मल्टीप्लाई करता हूँ। 6 × 10⁵ दैट गिव्स मी d, एंड द आंसर इज 12 न्यूटन, सॉरी 12 मीटर्स। तो पता चला कि 5 न्यूटन्स के दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 12 मीटर्स है। आपसे ये लेंथ एक्स वाई निकालने को कहा जा रहा है। ये वाली पूरी लेंथ निकालनी है। मैं आपको ना यहाँ अलग से ये डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये वाली लेंथ एक्स निकालनी है। ये वाली लेंथ आपको क्वेश्चन में अभी आपने सॉल्व करके निकाली, वो है 12। दैट मेक्स इट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इफ दिस एंगल इज 60, दैट मीन्स this angle should be 60. That means this angle should be 60. So that implies this angle is going to be 60. Now you just use trigonometry to find out the answer. X ये hypotenuse है, ये perpendicular है। तो sin theta perpendicular over the hypotenuse, perpendicular है 12, hypotenuse वहां चला जाता है, sin 60 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। हाँ, कैलकुलेटर कहाँ है? 12 divided by sine of 60. The answer comes out to be 13.86. 13.86 meters. The closest answer to that is C, 14. चल, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। देर आर अ फ्यू क्वेश्चंस रिमेनिंग, ये इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। एंड यू कैन सेंड मी मोर क्वेश्चंस, आई विल ट्राई एंड सॉल्व एज मेनी एज पॉसिबल।